बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, प्रोफेसर संगीत रागी जी, राहुल महाजन साहब, समीर चौगांगर साहब हमारे मेहमान है। ब्रेक से पहले हमने आपको कांग्रेस की सीटें कितनी अधिकतम आ सकती हैं इसका एक असेसमेंट दिया। 52 सीटें सारे राज्य गिन के हमारे एक्सपर्ट्स ने निकाली हैं और ये बेस्ट केस बता रहे हैं वो कि ये अधिकतम सीटें जो फिलहाल दिखाई देती हैं सारे राउंड में, सारे राज्यों की गिनती करने के बाद 52 एग्जैक्टली वो नंबर जो 2019 में कांग्रेस पार्टी को आया था। कांग्रेस पार्टी अग्री नहीं करेगी, ऑब्वियसली कांग्रेस समर्थक अग्री नहीं करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स न्यूट्रल हैं, उन्होंने अपने अनुभव से इस पूरे चुनाव को देखते हुए अपनी ओपिनियन दी है। भाजपा 325 और कांग्रेस 52 सीट, ये मैक्स है, मैक्स। मोदी के लिए भी मैक्स 325, 300 से 325 मोदी और 52 बेस्ट केस कांग्रेस पार्टी के लिए। ये आपकी फर्म ओपिनियन है आप तीनों की। ऑलराइट, ठीक है साहब। अब जरा बात कर लेते हैं एलाइज की। पहले अब जरा इंडिया गठबंधन के जितने साथी हैं उनकी हम लोग बात कर ले। तो प्रमुख साथी इंडिया गठबंधन के सर मुझे बताते चले। बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव। पहले यूपी कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। समाजवादी पार्टी पहले, हाँ ठीक है, समाजवादी सपा, मैं वैसे लिख रहा हूं, समाजवादी पार्टी, उसके बाद आरजेडी, और मुझे बता दीजिए मेजर प्लेयर शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी और ममता बनर्जी। हालांकि वो मान नहीं सकते इंडिया गठबंधन में, इसलिए मैं उनको गिन रहा हूं, केवल नाम के लिए हैं। अब वो 1 तारीख की मीटिंग में नहीं आ रही, बताइए। ये भी चलिए पहले यही डिस्कस कर ले। ये मजाक बना के रख दिया इस गठबंधन का इन्हीं नेताओं ने खुद ही। हर बार ये होता है, कांग्रेस पार्टी एक मीटिंग रखती है। अब 1 तारीख को एक मीटिंग रखी गई और मीटिंग का मुद्दा भी बड़ा दिलचस्प है साहब। 1 तारीख को सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया टीवी भी करेगा एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल वाले दिन, फाइनल राउंड की वोटिंग के दिन, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग का एजेंडा एग्जिट पोल को डिस्कस करना है। और ये देखो सरोज, बात क्या है, 1 तारीख को तो वोटिंग होने वाली है। बंगाल में मतदान हो रहा है, उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। वो एग्जिट पोल पर स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं। हाँ। हर बार क्या किया जाता है मैं बता देता हूं। हर बार ये होता ये है, चाहे स्टेट का इलेक्शन हो चाहे नेशनल इलेक्शन हो, एग्जिट पोल वाले दिन विपक्ष ये कहता है, क्योंकि जहां ज्यादातर एग्जिट पोल में बताया जाता है भाजपा जीत रही है, तो वो ये कहते हैं कि ये माहौल बनाने के लिए किया जाता है। ये एग्जिट पोल से माहौल बनाओ ताकि काउंटिंग वाले दिन कुछ गड़बड़ कर डालो। तो इसके लिए वो स्ट्रेटेजी बनाना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगी भाई, मैं अभी मेरे चुनाव में लगी रहूंगी मैं। और उसलिए उनके सारे एलाइज कह रहे हैं ममता नहीं आ रही है तो मीटिंग ड्रॉप करो। मैंने पहले कितनी बार भी हो चुका। मैंने आपको एक चीज कहा था, जो कि विपक्षी खेमे में यह भी है कि यदि नरेंद्र मोदी जीत करके आ जाते हैं तो बेशक वो सिविल वार की तरफ जाए, लेकिन हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो जब ऐसी मानसिकता, विपक्ष इस मानसिकता से दबा हुआ हो, इस मानसिकता से, ये मैंने, भगवान न करे ये सही हो, लेकिन 1-2 पत्रकारों से बातचीत में ऐसा आया कि इस ढंग का माहौल बनाने में बेसिकली वो रिजल्ट्स को डिस्प्यूट करेंगे ना। हाँ, रिजल्ट्स नहीं मानेंगे। आपने देखा कल कपिल सिब्बल ने कहा कि आपको जो ईवीएम मशीन को लेकर के ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर चुनाव आयोग ने एक जारी किया, ये रिलीज जारी किया, कहा कि भाई जो मैनुअल 16 है, मैनुअल 14 है, वो उसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ों का जिक्र किया हुआ है, इसलिए जो कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं वो निरर्थक बातें हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सभी जो चुनाव में भागीदार लोग हैं, यानी कि जो कैंडिडेट है, उनको सब चीज़ें सब दिया हुआ है। मैं फिर भी कहता हूं कपिल सिब्बल तो कम से कम जो बात कह रहे हैं संविधान के दायरे में कह रहे हैं ना। उन्होंने यही तो कहा कि भाई मेरे पास सारा पोलिंग का डेटा है। हाँ। मैं बूथ वाइज उसको लगा दे रहा हूं। हाँ। और आप लोग 4 जून को उसको आप टैली कीजिएगा। हाँ। हाँ। तो इसमें चलिए ये तो हमने फिर भी मान लिया। हाँ। मगर आपने जो बात की वो बड़ी है कि रिजल्ट्स के ऊपर डाउट करना, शक पैदा किया जाएगा 4 जून को। आप देख रहे हैं, आप शशि थरूर जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति भी आज ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं। ये मुझे बहुत दुख पैदा करता है, हैरानी पड़ती है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और वह भी यो लालू की भाषा बोले, राबड़ी देवी की भाषा बोले। मैं उस रूप में कह रहा हूँ, वो लैंग्वेज, पॉलिटिकल लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। वो खतरनाक है इस नहीं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, देखें ईवीएम की कहानी हो गई पुरानी, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दिया उस पर ताला, तो ईवीएम को तो छोड़ दिए, साइड में रख दीजिए। लेकिन जहां तक पोलिंग के डेटा, कितना वोट पड़ा, इस सब का, तो इसमें तो मैं मानता हूं इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है सर।
आपने मौका दिया दूसरे को बोलने का। आपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो जवाब दिया है पहले दे देते। जो आपने डेटा अब बाद में डाला है सुप्रीम वोटर का, कोर्ट वो आप पहले डाल देते। क्यों आपने मौका दिया विपक्ष को बोलने का कि एक 1 करोड़ 40 लाख वोटर कहां से आ गया? मैं एक चीज इस पर जिक्र कर देना चाहता हूं। देखिए, कई बार ये भी होता है ना कि आप जो दबाव बनाना चाहते हैं ना, हम उसके अनुसार काम नहीं करेंगे। इतना बड़ा देश है, 10.5 लाख पोलिंग बूथ हैं इस देश में, 10.5 लाख, 97 करोड़ वोटर्स हैं। एक समय जब एक फेज में वोटिंग होती है तो 3 फ्रांस वोट कर रहा होता है, 3 यूनाइटेड किंगडम वोट कर रहा होता है इस देश में। समझ रहे, आप मैग्नीट्यूड को समझिए। आप कह सकते हैं कि पहले भी तो करता था, लेकिन पहले फाइनल डेटा 2 दिन में नहीं आती थी। मैं फिर कह रहा हूं 3 दिन लग जाते थे, उसको भी रिवाइज करती थी। ओके, छोड़ लेकिन चूंकि रागी कंट्रोवर्सी इस साहब पर ने जो ज्यादा बात हो कही, गया वो है। बहुत रागी साहब ने जो बात कही बहुत सीरियस बात है। वो कह रहे हैं कि उनको ये लगता है कि 4 जून के बाद 4 जून को विपक्ष नतीजों को नहीं मानेगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कभी। भला ईवीएम की राग जिसने भी गाया हो, नतीजों वाले दिन तो सब स्वीकार कर लेते हैं। नहीं है कि ऐसा कुछ जो है होने जा रहा है कि विपक्ष नतीजों को नहीं मानेगा। पहले भी असेसमेंट हुआ है कि कितने उनके आने जा रहे हैं, और ऐसा भी कोई हमने इंसिडेंट नहीं देखा इस पूरे चुनाव में जहाँ पे ब्लेटेंटली ऐसा लग रहा हो कि जो है एक आध इंसिडेंट ईवीएम तोड़ने के हुए हैं, उसमें कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन ऐसा कोई ब्लेटेंट इशू नहीं दिख रहा जहाँ पे ईवीएम से कोई गड़बड़ी की जो है। और राहुल गांधी ने तो नतीजे स्वीकार करके 19 में पद त्याग दिया था कांग्रेस के प्रेसिडेंट का। ऐसा नहीं होगा, तो स्वीकार तो किया, वो भी करते हैं नतीजों वाले दिन। विपक्ष की 2 तैयारी, 4 जून को परिणाम आने के बाद, एक हार का ठिकरा किस पे फोड़ना है, ये होगा, और दूसरा ये होगा कि गले में किससे घंटी बांधना है। मल्लिकार्जुन खड़गे गले में हार का ठीकरा अगर ईवीएम पर फोड़ा तो मतलब आप नतीजे नहीं मान रहे। बिल्कुल, और उसी पे फोड़ेंगे। ये चुनाव आयोग को दोषी बताएंगे, ये कहेंगे कि 19 अप्रैल को पहले दिन का मतदान हुआ था, पहले फेज का, उसके 11 दिन के बाद चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत जारी किया है। 1.25 करोड़ जो वोट बढ़ गए हैं, वह उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हम पहले से कहते थे कि चुनाव आयोग मिला हुआ है, यह स्क्रिप्ट तय हो चुकी है कांग्रेस की, और 4 जून को इस स्क्रिप्ट को मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये सब साथ बैठेंगे और ये कहेंगे कि चुनाव आयोग के कारण हो रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ऐसा हुआ। बिल्कुल होगा, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में हारने जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ना हो, नतीजों को हर कोई स्वीकार करे। भाई नतीजे ये तो अभी आप लोग तो अपना आंकलन दे रहे हैं ना, आप तो अब मैं फिर अजीत पवार, देश के लोकतंत्र के चुनाव, मैं फिर अजीत पवार की बात दोहरा देता हूं, ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाएंगे इस चुनाव में क्या हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है भी अनुमान लगा रहे हैं हम, गलत हो सही हो अलग बात है, लेकिन जिसके भी पक्ष में जाए 4 जून को सब लोग उसको स्वीकार करें। कोई भारी मन से स्वीकार करेगा, कोई लड्डू बांट के स्वीकार करेगा, लेकिन मानना नतीजे सबको पड़ेगा। और हम गलत हुए तो भाई हमको ही मानना पड़ेगा। आज अगर यहाँ हमारे भाजपा को, तो गलत हुए तो हम भी कहेंगे गलती हुई। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा उनके जो यूट्यूबर और सोशल मीडिया के जो पहलवान हैं, जो उनके लिए नैरेटिव खड़ा करते हैं, जिनको जो पत्रकारिता से और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड से, जिनको नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद वो हाशिए पर खड़ा किया गया है, वो इस प्रकार की चीज़ों में ज़्यादा आपको शामिल होते हुए मिलेंगे। आपने उनको किसान आंदोलन के समय बहुत एक्टिव देखा था, आपने उनको सीए मूवमेंट के समय एक्टिव देखा था, आपने शाहीन बाग खड़ा करने में उनकी जिम्मेदारी को देखा था, किस प्रकार से एक्टिव होकर के वो आंदोलन नरेंद्र मोदी के खिलाफ सिविल वॉर की तरफ ले जा रहे थे। मुझे लगता है कि वैसी ही चीजें जो है ये लोग फिर करने की कोशिश देखते हैं सर, लेकिन देश देख रहा है। पता है नरेंद्र मोदी वहां बैठे हैं, तब तक अमित शाह बैठे हैं, तब तक ये सब कुछ होने वाला। जरा आप सर अब यूपी की बात कर ले। अब जरा हम इंडिया गठबंधन के अलायंस को डिस्कस चुन रहे थे, तो आपने चुना की एक एसपी है, आरजेडी है। हाँ, एसपी आरजेडी, शरद पवार, डीएमके है सर, इंडिया गठबंधन, शरद पवार डीएमके। यूपी से शुरुआत कर रहा हूं, चलिए साहब यूपी से। अमित शाह और अखिलेश यादव 2 दावे सुना रहा हूं आपको। अमित शाह कह रहे हैं कांग्रेस की 4, अखिलेश यादव 5 सीटें जो आई थी वो आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और बाकी बची सब हमारी। अखिलेश यादव ने 2019 में भी यही कहा था कि एक मोदी की बाकी हमारी, इस बार भी वो यही कह रहे हैं एक मोदी की बाकी हमारी। सुन लेते हैं जरा दावा अमित शाह और अखिलेश यादव का, फिर यूपी की बात करेंगे। अब न जाने कौन सा भाषण वो दे रहे हैं, उनकी पुरानी कहानी को कोई अब सुनना नहीं चाहता है, और जब वो चुनाव हारने लगे हैं, जब वो चुनाव हारने लगे हैं, तो न केवल अपना भाषण बदल रहे हैं,
बल्कि आप देखिए मंचों पे वो थर थर कांपने भी लगे हैं। लगा था कि इस बार 80 सीटों में एक सीट पर लड़ाई है, लेकिन जब से बनारस और आसपास चुनाव में देख रहा हूं, जो माहौल दिखाई दे रहा है, इस बार बीजेपी के हाथ से 80 की 80 सीटें जाने वाली हैं। 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार। भाइयों बहनों, 4 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है। मुझसे भूल हो गई, अमित शाह जी ने कहा था कांग्रेस की 40, अखिलेश यादव की 4 आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अब उन्होंने, अच्छा अखिलेश यादव पहले कहते थे एक शायद क्योटो काशी जीत जाएंगे, वो भी उन्होंने गायब कर दिया। हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं बनारस का माहौल देख आया हूं, बनारस का माहौल बता रहा है कि सब गया। देखिए सर, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि संगत का असर होता है, अच्छी संगत में रहना चाहिए। तो अखिलेश यादव तो आजकल राहुल गांधी के संगत में है, अखिलेश यादव आजकल अरविंद केजरीवाल की संगत में है। तो राहुल गांधी की संगत का असर ऐसा हो रहा है कि वो बता रहे हैं कि 80 की 80 सीटें हम जीतने वाले हैं। जैसे राहुल गांधी अपनी सीटों के बारे में कहते थे, अरविंद केजरीवाल जब गुजरात में जाते तो कहते हैं कि आईबी से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, गुजरात में हमारी सरकार बनने जा रही है विधानसभा की। तो ये वैसे ही है कि जैसे अरविंद केजरीवाल गुजरात में सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 80 की 80 सीटें जीतेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं 80 में 80, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानेगा। बीजेपी कहती है 80 में 80, आप मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। देखिए तो उसके पास पहुंच गई है ना, 72 सीटें जीत चुकी है। 80 के 80 बिल्कुल। सपा की सीट बता दीजिए मुझे यूपी में। देखिए, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मैनपुरी, आजमगढ़, ये दे रहे हैं आप सपा को? मैं मानता हूं कि ये सपा के 5 सीटें, 4 5 सीटें। 5 असर बताइए जरा। अब मैं इसमें और थोड़ा सा 4 कह रहे हैं, अमित शाह 4 कह रहे हैं। 1-2 चीजें और बता देता हूँ। जैसे बीएसपी ने पिछली बार 10 सीटें, मतलब आप मान लीजिए 10 सीटें जीती थी, तो ऐसा नहीं है कि वो सीटें बहुत आसान हैं। 10 सीटों में बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, ये सारी, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर, ये सारी सीटें हैं और कोई नहीं मानता कि आसान मतलब लड़ाई है यहाँ पे। इसके अलावा लगभग 6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर आप मान लीजिए कि 15,000 या फिर 13,000 या 9,000 इस तरह की वोट परसेंटेज जो थी, उससे चुनाव जो है जीता गया। तो ये सारी ऐसी सीटें हैं जिसमें संशय बना हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि मेरा जो आंकलन है, मैं ये मानता हूँ 65 से 70 सीटें जो है बीजेपी जीतेगी। 65 से 70, 65-70 मतलब आप 10 से 15 सीट दे रहे हैं। मैं कांग्रेस 70, अगर मैं बोलूँ 10 से, आपने कांग्रेस को 1 सीट दी है मात्र। हाँ, 1 सीट दी है, तो बाकी सारी आप सपा को दे रहे हैं? मैं सपा की बात कर रहा हूँ, सपा जीत सकती है, 14 सीटें तक जीत सकती है। 14 सीटें सपा को, 4 बोल रहे हैं अमित शाह। मुझे नहीं 65 से 70 बोला है तो 5 सीटों का इधर उधर है। देखिए, मुझे नहीं लगता है समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिला करके, कांग्रेस मिला करके अधिकतम जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वो 10 सीटें जाएगी। अधिकतम मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ 70 से ज़्यादा के आंकड़े पर रहेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके 2 कारण मैं आपको बता रहा हूँ। जो पिछली दफ़ा का जो सोशल कोएलिशन था, उससे बेहतर सोशल कोएलिशन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में बनाया था। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक ऐसा गठबंधन था जिसमें दलित, मुसलमान और ओबीसी, यादव खास करके, एक एन ब्लॉक वोटिंग कर रहा था उस समय उनके लिए। इसके बावजूद भी 62 के आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी रुक गई। मुझे लगता है उस समय आरएलडी भी, आपको ध्यान में होगा कि आरएलडी भी उनके साथ था। आज के दिन में ना आरएलडी है, आज राजभर की पार्टी भी इनके साथ है, अनुप्रिया पटेल उस समय भी थी, आज भी है। और नए सोशल कोएलिशन भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में अपने बल पर 65 से कम सीटें आएंगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये 65-70 मैंने फिर कहा
कि सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी 70 से 72 सीटों के बीच में रहेगी। अरे ठीक है, मुझे सपा की सीटें जाननी है आप। सपा की सीटें मैक्सिमम 4 से 5 सीटें आएंगी। आप मैंने 5 बोला आपको, मुरादाबाद मैंने नाम दे दिया आप। 2019 का अगर लोकसभा चुनाव देखें ना सर, 2 पति पत्नी लोकसभा में पहुंचे थे, सिमरन कौर बादल और सुखबीर बादल। एक बठिंडा से जीती थी, एक फिरोजपुर से जीती थी। तो लोग उनसे पूछा गया था कि अकाली दल का प्रदर्शन इतना बुरा क्यों रहा, तो उन्होंने कहा था कहाँ बुरा रहा, हम दोनों पति पत्नी जीते हैं, कितना बढ़िया प्रदर्शन किया हमने। तो आज 2024 में ही 2 पति पत्नी पहुंचने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी का जब पत्रकार वार्ता होगी तो अखिलेश यादव ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, मैनपुरी से डिंपल जीती है और कन्नौज से मैं जीता हूं, 2 लोग पहुंचे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। आप देख लेना, समाजवादी पार्टी के 2 सीट पहुंचने वाले पति पत्नी, इसके अलावा तीसरी सीट समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी नहीं, फाइट में जरूर है लेकिन जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। 2 सीट मात्र आप दे रहे हैं। 2 सीट जीतेंगे। आपने कौन सी सीट दी सर? देखिए कन्नौज और मैनपुरी पे तो सब मान रहे हैं कि मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मैनपुरी, आजमगढ़, कन्नौज। मुरादाबाद संभल, मुरादाबाद बीजेपी जीतेगी। मुरादाबाद संभल रामपुर दिया है उन्होंने, इसके अलावा तीनों मुस्लिम सीटें। हाँ, मुरादाबाद भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। नहीं तो आपको और जो ज्यादा परिवार जहां जहां लड़ रहा है वहां कोई उम्मीद नहीं, बधाई आपने नहीं नहीं, दिया जैसे है। कौशाम्बी वाली सीट है, मैंने आपको बोला उसके बाद कि जो ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बहुत आदित्य यादव भी हार रहे हैं सर, धर्मेंद्र यादव भी हार रहे हैं। कौशाम्बी की सीट है, अगर आप अरविंद यादव और आदित्य दोनों हार रहे हैं। मछली एक आजमगढ़ शहर से की लड़ सीट रहे हैं है, जो, वो भी हार रहे हैं। 121 जो 181 से जीती गई थी सिर्फ पिछली बार, ठीक है। तो चंदौली जैसी सीट है, फिर भी मतलब सर्वस्वी शॉर्ट जैसी शॉर्ट सीट 5 है। सीट आप सब कह रहे हैं, 5। मैंने आपको कहा कि 65 से 70 सीटें मेरे अनुमान से बीजेपी जीतेगी। मुझे आप सपा की शॉर्ट शॉट बता रहे हो, जो ये 5 आपने शॉर्ट शॉट बताई, मैंने आपको 6 सीटें बताई। 6 सीटें शॉर्ट शॉट आपने बता दी, ठीक है। ये कह रहे हैं 2 सीट मैक्सिमम, उनका भी ये मानना है 5 सीटें, ठीक है। ऑलराइट सर, चलिए मैं 6 कर देता हूं सपा की सीट। फिर भी ये लीजिए, सपा की 6 हमने लिख दी। बिहार पे आते हैं साहब। बिहार में लालू यादव कह रहे हैं कि अब तो मोदी जी कहने लगे हैं कि हम ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होगा। गए मोदी जी, गए। तेजस्वी यादव ने और इंटरेस्टिंग बात बोली। तेजस्वी यादव ने अपने चाचा जी मतलब नीतीश कुमार पर बोला कि 4 जून के बाद नतीजों को देखते हुए चचा अपनी सरकार और अपनी पार्टी को बचाने के लिए कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। क्या हो सकता है वो बड़ा फैसला? मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? चाचा कुर्सी छोड़ देंगे, चाचा राजनीति छोड़ देंगे, चाचा फिर से गठबंधन छोड़ देंगे, उनकी तरफ आ जाएंगे, क्या करेंगे? ये हवा में छोड़ दी ये बात तेजस्वी यादव ने। तो अब जरा बिहार में बयान सुनिए, फिर जरा बिहार में देखते हैं कि इस बार किसका जोर कितना है। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। के साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिए, चलिए। अरे 4 जून तक इंतजार करो, 4 जून तक इंतजार कीजिए। जी को पता लग जाएगा, रिजल्ट के बाद पता चलेगा। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। आप मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मोदी का चलिए ना भाई, चलिए आप मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मोदी गए, जी सर, मोदी गए, अब मोदी गए। हाँ। फिर लालू जी 4 जून को क्या होगा? सरकार हम लोग का बनेगा। 4 जून को क्या होगा? बात सुनो, मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार। वो आदमी के पैदा किए हुए नहीं है, अवतार हैं। चलिए जून को क्या होगा? लालू जी 4 जून को क्या होगा? तो सुना आपने लालू यादव को, अवतार वाली बात मैंने आपने इस पर एक पूरा प्रोग्राम किया था। नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा मैं अवतार हूं, मैं अवतार पुरुष हूं। उन्होंने ये कहा था मुझे भगवान ने ही भेजा है एक विशेष काम के लिए। अवतार उनको बना दिया विपक्षियों ने। देखिए नहीं, और ये फिर ये करके भाई देश की जनता को वो खुद ही बता रहे मोदी अवतार है। मान लेगी कुछ तो तबका होगा वो मान ही लेगा। नहीं, भारतीय मनीषा में मैंने आज इस पर ट्वीट किया है कि भारतीय मनीषा में कहा गया है ये सब संसार माया है, ईश्वर की माया है। ये पूरा संसार जो है उन्होंने ही प्रकट किया है और हम सब एक डेस्टिन्ड वर्क के लिए यहाँ पर आए हैं। हम सभी के लिए जो इस धारणा में विश्वास करता है कि हम एक प्लेयर हैं, हम एक खिलाड़ी हैं और हम उसके इशारे पर हम सब कर रहे हैं। उपनिषद की एक बड़ी अच्छी कहानी है, इस पर लंबा हो जाएगा।
उस व्यक्ति को उसको मरना था तो यमराज के पास जो है वो गया भगवान के पास, भगवान शंकर के, भगवान विष्णु के पास गया, भगवान ब्रह्मा के पास गया और कहा कि भगवान हमारे बच्चे को आप बचा लीजिए। कहा नहीं, जाओ भगवान शंकर के पास जाओ। भगवान शंकर के पास गया और जैसे ही उनका त्रिनेत्र खुला वो बच्चा जो है वो जल कर वहीं पर मर गया। तो ऋषि, जैसे होता है आम कहानियों में, आख्यान में होता है कि ऋषि ने कहा हम शिव जी को श्राप दे देंगे। तब तक यमराज का आगमन हो रहा। कहा था हम तो बहुत ये में थे, दुखी थे कि कैसे ये होगा। इसका तो कुंडली में ये लिखा हुआ था कि जब तक भगवान शंकर सामने नहीं होगी इसकी मौत नहीं होगी। तो काल चक्र घूमते हुए उस बालक को भगवान शंकर के सामने लाया और मौत सुनिश्चित किया। हम सब कहते हैं कि हम उनके, अभिमन्यु भी जो आया था तो वो चंद्रमा का पुत्र था, वो मांग करके लाया था, उसकी आयु इतनी थी। अब लालू जी ने नहीं मैं खीर कह रहा हूं। इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि भारतीय मनीषा क्या बोलती है। भारतीय मनीषा यही कहती है भाई कि ईश्वर ने, मैं आपको बताऊं, क्रूड बहुत भाषा में बताऊं, बहुत क्रूड भाषा में वो कहना क्या चाह रहे हैं। राहुल गांधी अपनी रैलियों में क्या कहते हैं, बुरा लगेगा, कहना ये चाहते हैं मोदी जी सटक गए, बोलना वो ये चाहते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता कि इसका असर क्या हो जाएगा, उल्टा असर ना हो जाए। मैं एक लाइन में टिप्पणी कर दूं, उनको इस भारत की मनीषा, आध्यात्म और वांग्मय का कोई ज्ञान नहीं है। मैं ये कंफर्म करके कहता हूं, उस व्यक्ति के पास इस प्रकार की प्रज्ञा है ही नहीं। चले ठीक, जिस दिशा में नरेंद्र मोदी सोचते हैं मतलब ही नहीं मुझे होता। बताया गया बड़ा मजेदार बयान राहुल गांधी का आया हुआ है तेजस्वी यादव का, एक बार जरा वो भी सुन लेते हैं। कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है कि चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार में। ये बहुत आसान नहीं रह रहा। लोग काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के लिए। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते हैं, और कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है। अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। बड़ा पारिवारिक माहौल था भाई, खाते खाते खाना खाते खाते तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मीसा भारती सब लगे, मतलब खाने पे चर्चा। और कह रहे हैं कि भीड़ नहीं होती बिहार में बीजेपी और प्रधानमंत्री की रैलियों में, और फिर भी जीत जाते हैं। अजीब बात जाते हैं, और उनकी रैलियों में बहुत भीड़ आती है, और फिर मंच तोड़ भीड़ आती है। चाय पे चर्चा वाला मछली पे चर्चा वाले को हरा दे रहा है। अच्छा, मुझे लगा था कि आज खाने पे चर्चा हो रही है, तो जैसे सावन पे मछली दिखाई थी तेजस्वी ने निषाद जी के साथ हवाई जहाज पे, तो मुझे लगा था राहुल गांधी भी आज मुर्गा दिखाएंगे कि देखिए मुर्गा बना है, मुर्गा खा रहे हैं, 4 जून की पार्टी मना रहे हैं। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पूरी कोशिश अपनी और अपनी पत्नी की सीट पे है, बिहार में लालू यादव की पूरी कोशिश अपनी 2 बेटियों की सीट के ऊपर है। सारण से उनकी बेटी जिल जाए रोहिणी आचार, और पाटलिपुत्र से मीसा भारती जो 2 चुनाव लगातार आ रही है 2014 और 2019 का, वो जीत जाए। 2 सीटें जीत गई तो लालू यादव को लगेगा कि मैं धन्य हो गया, बिहार की जनता ने मोदी को हरा दिया और हमें जन समर्थन दे दिया। ये परिवारवादी पार्टियों का यही हैसियत है, 2 सीटों पे अपना पूरा फोकस कर रहे हैं। पूरा वीडियो देख के आपको परिवारवादी याद आ रहा है। देखिए ना, तेजस्वी के साथ कौन बैठा था? मीसा भारती बैठी हुई थी, राहुल गांधी बैठे हुए थे, परसों राहुल गांधी प्रियंका गांधी साथ में अमेठी में इस तरह की बात करते हुए उनका वीडियो आया हुआ, आपस में बात कर रहे हैं लेके। क्या आप किसी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ बैठकर बात करते हो? कितने पार्टी नेताओं के साथ आपने बैठकर इस तरीके से चर्चा की बात की हो? केजरीवाल साहब के साथ करें तो पता चले, तो मालूम पड़ेगा। और केजरीवाल का वीडियो आया ऐसा, अगर तो वो देखते हुए मजा आएगा। बहरा साहब चलिए, आरजेडी 0 पिछली बार 2019 में, उसके बाद क्या हुआ है? लालू यादव बाहर हैं। लालू यादव वैसे तो रैलियों में नहीं जाते तबीयत की वजह से, लेकिन बयान वो लगातार देते रहते हैं, सारी पॉलिटिकल अलाइनमेंट वगैरह लालू यादव ही कर रहे हैं पर्दे के पीछे से। फ्रंट तेजस्वी यादव, एक युवा एनर्जेटिक आदमी, उप मुख्यमंत्री रह चुका है, बोलते बहुत बढ़िया हैं, नौजवानों में अच्छी पकड़ है तेजस्वी यादव की। कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में है, और भी वहाँ पे छोटे दल हैं जिनके साथ कांग्रेस इंडिया गठबंधन में जो वहाँ पर मिल करके लड़ रही हैं। और इस बार सब लोगों का अक्रॉस सारे एक्सपर्ट्स एक चीज़ मानना ये था कि बार बार जो पलटी मारी है नीतीश कुमार ने, इससे नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है और नीतीश कुमार को इसका इस चुनाव में नुकसान होगा।
बीजेपी को नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को इसका नुकसान होगा, ये सब लोग मानते हैं। बीजेपी मतलब बीजेपी को नुकसान नहीं, अगर नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा है तो कांग्रेस और आरजेडी को तो फायदा होना चाहिए। बिल्कुल होगा। तो आप मुझे आरजेडी देखिए, 16 सीटें नीतीश मान लीजिए वो लड़ रहे हैं, 17 सीटें लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये काफी नुकसान होगा इसमें। नहीं, आरजेडी को कितनी सीट बोल रहे हैं आप? मैं दोनों को मिला के, कांग्रेस का मैं एक सीट किशनगंज की मान लेता हूँ, और उसको मैं मिला के कांग्रेस का तो हमने कर लिया। आरजेडी की मैं बात करूं तो आरजेडी को मुझे लगता है लगभग 8 सीटें। 8 सर 8 सीटें दे रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और ये सारी सीटें, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारी सीटें नीतीश और एलजेपी की तरफ से फ्रॉम वेरेवर। आरजेडी 8, लालू यादव की पार्टी को 8 सीट बोल रहे हैं। मुझे लगता है 5 सीटों के आसपास। 5 कांग्रेस के साथ, 4 आरजेडी को, 1 कांग्रेस पार्टी। आरजेडी प्लेन आरजेडी बताइए। 4 ये बोल रहे हैं 8। आप सर 3 सीटें आरजेडी को आएंगी सर। 3 बोल रहे हैं आप? 3 सीटें आएंगी आरजेडी को। मैं 5 लिख ले रहा हूँ। मैं वो भी सीटें बता देता हूँ जहां पर ये संभावनाएं हैं। देखिए, किशनगंज कांग्रेस पहले बोल चुके हैं, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, ये सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर लगता है कि आप मान सकते हैं अररिया, सुपौल, ये सारी ऐसी सीटें होंगी जहां पर अग्रीबल विद 5 अररिया मुझे नहीं लगता। 5 ओके, आरजेडी में 5 लिख ले। ये कारण भी इसका ये है, नीतीश के कारण जो ईबीसी वोट है ना, वो कहीं ना कहीं नीतीश से नुकसान नीतीश का ही हो रहा है। मतलब सारी सीटें नीतीश वाली ही जा रही हैं ज्यादातर। चिराग पासवान की पार्टी की भी फिर आपसे कह रहा हूँ, नीतीश और चिराग पासवान, नीतीश को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का छिटकने का डर है। इसके अतिरिक्त जो ईबीसी है वो छिटकने का डर नहीं है, क्योंकि संगठन, ये बात बहुत क्लियर है, तीनों की बैठक में उनके कार्यकर्ता जो हैं ये बात को मान चुके हैं कि यदि ये जो है वो हम यदि करेंगे तो एक दूसरे को डैमेज करेंगे और दोनों को डैमेज होगा। मुजफ्फरनगर हार सकती है बीजेपी सर। वैशाली हार सकती है बिहार में। मुजफ्फरपुर, हाँ मुजफ्फरपुर, वैशाली एक अजय निषाद, वैशाली एक है जहां पर जातिवादी राजनीति के कारण हो सकता है कि आरजेडी को गेन हो। आपके लिए ज्यादा लगेगा आपको 6 सीट में लिख रहा हूं आरजेडी की, ठीक है? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये 8 बोल रहे हैं ना, इसीलिए ठीक है सर। 5 के ऊपर किसी स्थिति में नहीं। ऑलराइट, लेट्स देन 6। ऑलराइट, ठीक है। एसपी 6 यूपी में, आरजेडी 6, आरजेडी भी 6 बिहार के अंदर। आइए साहब, अब जरा बात करते हैं उस राज्य की जहां आज प्रधानमंत्री के दबादब दौरे लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री चिलचिलाती धूप में, गर्मी में रैली कर रहे हैं बिहार के अंदर, और बिहार में उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है। उस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बंगाल होगा। मतलब हमारा जो स्ट्राइक रेट आप किसी भी राज्य में देखेंगे सबसे ज्यादा तो वो बंगाल में होगा। अब मैं सोच में पड़ गया, गुजरात 100% स्ट्राइक रेट है, वो राजस्थान में 100% स्ट्राइक रेट क्लेम करते हैं, 95% स्ट्राइक रेट यूपी में क्लेम कर रहे हैं, और वो फिर ये कह रहे हैं कि बेस्ट स्टेट हमारा बंगाल होगा। फिर उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल एक तरफा चुनाव है, ममता अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही हैं बंगाल के अंदर। तो ये तो सही है कि नहीं, बट ये आपको कुछ ओवर द टॉप नहीं लगा ये बयान? मुझे ओवर द टॉप नहीं लग रहा है। मैं आपको बताऊं, कम से कम 28 से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीत सकती है। 42 में से 32 तक। 28 से 32, फिर मैं कह रहा हूं मिनिमम 28, मैक्सिमम 32, ये भारतीय जनता पार्टी कहीं इस रेंज। प्रधानमंत्री का बयान अगर है, सुनवाई जरा। सीटें इधर उधर हो सकती हैं, बट प्रधानमंत्री ने बंगाल पर जो बोला, सुनवाई। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है, और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है, और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने जो बोला बंगाल को लेकर के, अब कुछ लोग कहेंगे साहब असेंबली इलेक्शन के अंदर भी ऐसी बातें करते थे सब लोग, बीजेपी के लोग, कि हम बंगाल में हम जीतेंगे, हमारी 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। 80 सीट आई ना, 77 सीट आई। अब मोदी जी कह रहे हैं लेकिन कि हमारी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बंगाल होगी।
बेस्ट परफॉर्मेंस को कई सारे पैमानों पर देखना चाहिए कि आप पहले कहाँ खड़े थे और उससे आप कहाँ जा रहे हैं। तो और ममता बनर्जी जैसी अगर आपके सामने एडवर्सरी है, उसको पटकना, पीछे पछाड़ना, ये एक बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन देखिए इस बार बड़ा भरोसा है। लेकिन इस बार देखिए एक चीज जानिए कि पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब ममता बनर्जी नैरेटिव लूज कर रही हैं। वो संदेश खाली के बाद से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने गेरअप किया है, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको संदेश खाली का तो पूरा संदेश खाली का मुद्दा मुझे नहीं लग रहा कि पूरे बंगाल का मुद्दा ही खराब हो गया ना पूरा। बीजेपी की अपनी जो नेता है वो छोड़ के चली गई। सुन लीजिए, संदेश खाली के बाद जो एक परसेप्शन बना बंगाल के अंदर और जो भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव खड़ा किया, वो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव आज काम कर रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं सर, मुझे लगता है उससे ज्यादा तो मुस्लिम आरक्षण वाला मुद्दा भी नहीं, में चढ़ गया। उसको भी मैं जोड़ रहा हूं। जो भी हाईकोर्ट ने रोक लगाई ना, मुस्लिम आरक्षण, ये सारी चीजें एक्यूमुलेटिव। मैं बार बार कहता हूं, एक कोई प्रोग्राम, एक कोई विशेष मुद्दा जो होता है आपको चुनाव में एंकर करता है और बाकी मुद्दे साथ साथ। एंकरिंग मुद्दा कौन सा है? मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में संदेश खाली था, बाद में मुस्लिम रिजर्वेशन आ गया और बाद में जो प्रधानमंत्री ने बार बार कहना शुरू कर दिया, ये जो मुस्लिम फैक्टर, उन्होंने हिंदू सेकंड ग्रेड सिटीजन तक की बात कर दी, ये फैक्टर जो है कहीं ना कहीं बंगाल भद्र लोग को भी हिट। संदेश खाली का मुद्दा होता तो रेखा पात्रा, जिसको टिकट दिया गया है संदेश खाली को, वो चुनाव जीत जाती। वो चुनाव हार रही है रेखा पात्रा। संदेश खाली का मुद्दा जिस सीट पर हुआ है उस सीट पर भी वो असर नहीं कर रहा है। मुद्दे दूसरे असर हो रहे हैं। 5 साल में ममता बनर्जी के इसमें जो करप्शन रहा है, जो मंत्री जेल में गए, जो टीएमसी के गुंडों ने टोल टैक्स वसूल करा है, जो पैसा वसूल करा है, जमीनों पे कब्जा करा है, जो राज्य सरकार की सजा लोग नेशनल इलेक्शन में देंगे। इसलिए दे रहे हैं कि बताएंगे कि ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा था। और प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहा है, आज तो प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है। बंगाल 2 दिन के लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कलकत्ता में तो रोड शो करने वाले प्रधानमंत्री मोदी आज। कल कलकत्ता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। यह इसलिए सब लाइन अप हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि जमीन पर ममता के गुंडागर्दी के खिलाफ इतनी नाराजगी है, वो सारा वोट ये नेशनल इलेक्शन में ममता बनर्जी को सजा जनता रिएक्शन कहाँ करेगी? जनता कहेगी अगर मैं आपसे नाराज हूं तो मैं आपको वोट नहीं दूंगा। तो ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी चाहती है और ममता को बताएगी कि लोकसभा में हम मोदी को दे रहे हैं और उसके बाद मुस्लिम वोट कितना परसेंट है बंगाल में? 38% के करीब है। नहीं 30 मुस्लिम वोट कितना है? 28% के। वो 30%। और मैं देखिए, अब मैं ये बता देता हूँ, एक बार ममता बनर्जी का भी बयान आ गया, फिर मारो ममता बनर्जी को भी सुन लीजिए जरा। अभी आपने मोदी जी को सुना बंगाल पर, एक तरफा चुनाव है, सुनिए ममता बनर्जी को। हम हिम्मत का साथ काम करते हैं, इसके लिए मैं कहना चाहूंगी, मेरे को लिए जो भी आपको जो भावना है ये आपका भावना है, लेकिन मेरे को भावना है मुद्दा लाभ बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। रोशनी चाँद से होना है, सितारों से नहीं। मोहब्बत तृणमूल कांग्रेस से होता है, जोराफुल से होता है, और किसी से नहीं। बिल्कुल शायराना अंदाज ममता बनर्जी का। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको राहुल जी, मैंने ममता बनर्जी को बहुत सुना है, मुझे इस तेवर नहीं था, इसमें तेवर तो नहीं था। वो जो ममता बनर्जी जब अपने रॉ में आकर के बोलती है ना, जिस अंदाज में, वो रॉ नहीं था। और मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होगा जो मंजूर खुदा होता है। इसके बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं, खुदा को फिर उन्होंने याद किया है। लेकिन एक बार राहुल आई बिलीव कि ममता बनर्जी मुझे थोड़ी डिफेंसिव दिखाई दे रही है। पहली बात ये कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए अच्छा चुनाव होगा। लगभग 20 से 22 सीटें मैं मानता हूं कि जो है बीजेपी पश्चिम बंगाल में निकाल के लेके जाएगी। संदेश खाली वहां बिल्कुल मुद्दा नहीं है, उल्टा हो गया वहाँ। संदेश खाली को लेकर वहाँ पे बीजेपी की एक नेता जो है वो ये कहते हुए छोड़ गई बीजेपी कि इन्होंने जानबूझ के मुद्दा बनाया। दूसरी ओर वो महिलाएं, उन्होंने ये बयान दे दिए कि इन्होंने जानबूझ के साइन करवाए। तो वो मुद्दा बिल्कुल ही खत्म हो गया वहाँ पे। और ये भी मैं बता दूं, बशीरहाट की जो सीट है वो जो है टीएमसी जीतने जा रही है, जहाँ संदेश खाली है। बिल्कुल। अब ये बात करने के बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, बीजेपी ने जितना वोट लिया था पिछली बार, उसमें से कोई भी मैं नहीं मानता कि वो टीएमसी का वोट था। बिल्कुल आप एनालाइज करके देख लीजिएगा, वो सारा वोट जो था, जो उनका बढ़ा था वोट, वो सारा का सारा लेफ्ट का वोट था। 19 की बात कर रहे हैं? 19 की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट का वोट था। इस बार ये जरूर है कि जिस तरह का चुनाव वहां पे हो रहा है, पोलराइज चुनाव है। ममता बनर्जी जिस तरह की बातें कर रही है, उस मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें कर रही है, बीजेपी उसी को हिंदू कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रही है। और ये चुनाव जो है ये डिसाइड करेगा कि बीजेपी आगे जाके भी क्या इस
धारा पर आगे बढ़ सकती है जब विधानसभा के चुनाव होंगे। मुझे लगता है बीजेपी के पास ऑप्शन क्या है वहां पर ध्रुवीकरण के अलावा? और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये भी आप सही बोल रहे हैं। नहीं है, जब 30% मुस्लिम वोट है तो आप क्या करिएगा? ज्यादा ऑप्शन भी नहीं करेंगे आप? बिल्कुल है। और ऐसे में मैं मानता हूं कि वहां पे ध्रुवीकरण होगा और उसका बीजेपी को फायदा भी। बांग्लादेश से घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है सर वहां पर, और ये बड़ा सेंटिमेंट बन रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश से जो सारे मुसलमान और दूसरी कम्युनिटियां घुस रही है वहां पर, जिनका राशन कार्ड बढ़ रहा है, उनके पासपोर्ट बन रहे, उनके आज की बात थोड़ी है सर, लेकिन ये कोई आज की बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से बढ़ा, आज ये जमीन पे जनता को बताने वाले कौन था? बीजेपी ने घर घर जाकर बताया है, आरएसएस के कैडर ने घर घर जाकर बताया है कि अगर आप नहीं चेतोगे तो ये संदेश खाली में जो हुआ है शाहरुख खान का, ये हर जिले में होगा। शाहजहां शेख का जो मामला है वो हर जगह होने वाला है। मुझे लग रहा है कि जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा जा रही है। चलिए अब मुझे जरा आप टीएमसी की अपना असेसमेंट टीएमसी का मुझे बता दीजिए। टीएमसी कितनी मैंने सीटें? तो बीजेपी को जब मैंने 20 और 22 दी हैं, तो खुद 42 सीटें हैं वहां पर। कांग्रेस को आपने एक भी नहीं दी? एक कांग्रेस की सीट है, बिल्कुल। देखिए, मालदा दक्षिण और बहरामपुर की सीट है। मैं मानता हूं बहरामपुर सीट फिर निकल सकती है। नहीं तो फिर 16 सीट मानूं मैं टीएमसी? हाँ, बिल्कुल 16 सीट। ओके सर, मेरे समझ से 10 सीट से ज्यादा नहीं है। 10 से ज्यादा नहीं? 10 से ज्यादा 16 10 टीएमसी। आप सर? बीजेपी 25 सीटें जीतेगी सर, हाँ, और तो बाकी टीएमसी जीतेगी। 25 के बाद कितनी बची सर? 12 सीटें बची। 12 सीटें आप 12 कह रहे हैं? कांग्रेस 17 सीटें 17 कह रहे हैं। कांग्रेस को नहीं दे रहे। नहीं, 17 बोल रहे हैं ये, आप बोल रहे हैं 16 आप बोल रहे हैं सर 12 सीट। 12 सीट। चलिए 15 टीएमसी 15 लिख देते हैं एवरेज। ऑलराइट, लेफ्ट को आप तीनों कोई सीट नहीं दे रहे हैं? नहीं, बंगाल के अंदर लेफ्ट इज नहीं। 0। सो अभी तक देखिए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को हमने 52 सीटें, हमारे असेसमेंट जो है वो 52 है, सपा की 6 है, यूपी में आरजेडी की 6 है, बिहार में टीएमसी की 15 है, बंगाल में लेफ्ट की 0 है, यहाँ पर बंगाल के अंदर लेफ्ट केरल में भी लड़ता है। केरल का मुझे बता दीजिए, एक अलग स्कोर आ जाएगा। जो वेस्ट बंगाल है उसमें लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव मिलकर। केरल में एक मुझे बता दीजिए, तो लेफ्ट का हम लोग पूरा एक साथ कर लेते हैं। केरल का कोई असेसमेंट है? हालांकि केरल में 20 सीटें जाएंगी, वो सारी इंडिया गठबंधन को। देखिए, लेकिन आपने केरल में 20 सीटें हैं, वहां पे जो गठबंधन बना हुआ है वो है कांग्रेस आपको बता देता हूं ना, कांग्रेस 10 सीट आप लोगों ने केरल में दी है कांग्रेस को, तो 10 बाकी बची लेफ्ट को। नहीं सर, मुझे लगता है बीजेपी मुस्लिम लीग को भी जाएगी 2 सीटें सर। सब इंडिया में वो इंडिया गठबंधन का ही पार्ट है। बीजेपी को 1 सीट का मैं अभी कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं फिर भी केरल में की जो सीट है लेफ्ट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। लेफ्ट केरला में मैंने 10 शशि थरूर चुनाव हार सकते हैं ये तिरुवनंतपुरम से। आप बताएं मुझे साहब, इंडिया ब्लॉक की कोई और पार्टी बची तो बताइए। सपा, आरजेडी, टीएमसी लेफ्ट हो गया, और कोई है प्लेयर, बड़ा प्लेयर? डीएमके। चलिए केरल में डीएमके बताइए मुझे। तमिलनाडु में 30 सीटें जीतेगा सर, 28 से 30 सीटें 28। ऑलराइट, डीएमके। और कोई आपको याद आ रहा है? आइए महाराष्ट्र पर आए दोस्तों। यस, महाराष्ट्र वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट। उद्धव ठाकरे है। अजीत पवार की इतनी मैंने बात की कि कह रहे हैं वर्मा जी भी नहीं बता सकते। सुन लीजिए जरा, अजीत पवार बोले क्या महाराष्ट्र में, सुनते हैं, फिर महाराष्ट्र को डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो बयान लगा रहे हैं हम लोग। भाई ये बात गले नहीं उतरी जो अजीत पवार ने कही, ये क्या मतलब कुछ डर है जो बोला उन्होंने बात? देखिए, सभी नेता ये बात बोल रहे हैं, फर्क इतना अजित पवार ने सार्वजनिक रूप से इस बात को बोल दिया। सुना देता हूं, आगे बयान सुनिए। एकंदरीत मला आठवत आहे, आम्ही ज्यावेळेस एकत्रपणे आपण काम करायचो त्यावेळेस कधी कधी आम्हाला सांगितलं जायचं, जरा शिवसेनेवर टोकाची भूमिका घ्या, शिवसेनेला ठोका, शिवसेनेवर त्या म्हणजे आपण एकत्र महाविकास आघाडीत असताना मी त्यांना विचारायचो काय, ते म्हणले शिवसेनेला ठोकल्यावर अल्पसंख्याकांना फार समाधान मिळतं, आनंद वाटतो, म्हणजे शिवसेनेला हे विरोध करतात, आणि यावेळेस तर अल्पसंख्याक तर शिवसेनेबरोबरच जायला निघाला होता. म्हणजे काय कुठं कसं गणित बदलतं काय ते ब्रह्मदेव आला तरी सांगू शकणार नाही यावेळेस काय होणार आणि काय नाही. पता रहता था कि शिवसेना को ठोकना। बता देंगे जरा अभी समीर जी क्या बोले वो? अजित पवार का कहना था कि पहले पार्टियां जब चुनाव लड़ती थी तो पता रहता हम किससे लड़ रहे हैं, हम शिवसेना को ठोकना है, शिवसेना को रहना है, मालूम रहता था। इस बार तो बोले ऐसे खिचड़ी बनी हुई है कि सब आपस में मिलजुल कर लड़ रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा, तो ब्रह्मा भी नहीं बता सकता कि वोटिंग पैटर्न कैसा रहा होगा, जनता ने जाके किसको वोट किया होगा। तो ये बात जो अजित पवार कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मानती है, एकनाथ शिंदे भी मानते हैं, उद्धव ठाकरे भी मानते हैं कि इस बार जमीनी स्तर पर वोटिंग कैसा होगा, सबके पैटर्न अलग रहे। कोई इमोशन होकर सेंटीमेंट भी क्या होगा, नहीं बाला साहब ठाकरे है तो हम उद्धव ठाकरे को ही वोट देंगे, किसी ने इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया होगा कि उन्होंने शिवसेना को तोड़ा तो हम वोट नहीं देंगे, किसी ने इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दिया हुआ कि
उद्धव ठाकरे ने गद्दारी की थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। राम के नाम पर वोट पड़े होंगे। मुसलमान जैसी कम्युनिटी जो कहा जा रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे को वोट दे रही है, तो आप समझ सकते हो कि महाराष्ट्र की राजनीति में वोट कैसे गए होंगे। जो कल्पना नहीं कर सकता था कि मुसलमान उद्धव ठाकरे को, बाला साहब पाटिल ठाकरे के बेटे को वोट करेगा, तो वहां पर वोटिंग पैटर्न कैसा रहा होगा। और जब वहां पर मराठा का आंदोलन चला, ओबीसी वर्ग के अंदर एक डर बैठा कि भाई ओबीसी का आरक्षण लेकर दिया जाएगा, तो डर सारी कम्युनिटी में इस बार रहा है। वोटिंग पैटर्न कैसा, वो पहली बार चुनाव में सच बोल रहे हैं। बिल्कुल ये सच बोल रहे हैं। और जब समझ में आया कि जनता किसके साथ रही है इस बार, किसी को नहीं मालूम क्या हुआ। मतलब बहुत चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं इस बार। मतलब कई दिग्गज हारेंगे और कई अननोन चेहरे जीत जाएंगे इस बार, ऐसी स्थिति बनने वाली है। अच्छा चलिए, लेकिन अब आपको जो इम्पॉसिबल काम है वो करना है। अब मुझे आप उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की सीटें बताइए। मैं दोनों का मिला के बता देता हूँ आपको कि 20 सीटें ये सारे लोग मिलकर जीत जाएंगे। ओके, मतलब एनडीए को आप बाकी दे रहे हैं। हाँ, 28 सीट, 28 एनडीए को, 20 ऑपोजिशन को, 20 ऑपोजिशन, 28-20। सर रागी जी, महाराष्ट्र। मुझे लगता है कि पूरा जो एनडीए गठबंधन, अपना एनडीए गठबंधन है, वो कम से कम 30 सीटों पर रहेगी। बाकी सीटों पर जो है 18 कह रहे हैं आप कह रहे हैं 18, ये कह रहे हैं 20। आप देखिए, शरद पवार 10 सीटों पर लड़ रहे हैं, मैं उनको 1 सीट दूंगा। अगर जीते तो बारामती या शिरूर, दोनों में से 1 सीट वो जीतेंगे। कांग्रेस को मैं 17 सीटों में से 1 सीट दूंगा। चंद्रपुर की जो 2019 में जीती थी, चंद्रपुर कांग्रेस जीतेगी। ये 2 सीटें हो गई। उद्धव ठाकरे की सीटों पर लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे को मैं 6 से 7 सीटें दूंगा। तो मुझे लग रहा है तीनों मिला के 9 सीटें आएंगी। सर बड़ा फर्क है, आप 9 कह रहे हैं, वो 20 कह रहे हैं, वो 18 कह रहे हैं। बड़ा अंतर है। इतने नहीं, कांग्रेस 1 सीट और शरद पवार 1 सीट और उद्धव ठाकरे 7 सीट। ओके ठीक है। उद्धव 8 भी जीत गया, तब भी 10 के ऊपर नहीं जा रहा है किसी भी स्थिति। चलिए, मैं 15 मान ले रहा हूं ऑपोजिशन का पूरा मिला करके। मतलब आप लोगों का अगर एक औसत निकाला जाए करीब करीब, तो ये 15 हो गया। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों को हमने कर लिया है। सपा, आरजेडी, टीएमसी, लेफ्ट, डीएमके, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, एनसीपी, शरद पवार, और कोई बड़ी पार्टी नजर नहीं आती मुझे। तो आप उद्धव को बहुत कम दे रहे हैं 21 में से। चलिए, तो अभी हमने 15 मान लिया ऑपोजिशन की सारी महाराष्ट्र। मुझे लगता है कि उद्धव 10 के से ज्यादा सीटें, 9 से ज्यादा नहीं। सर वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होगी अगर 10 सीटें भी उद्धव बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बात तो अभी सभी लोग ये बोलते आ रहे हैं शुरुआत से कि महाराष्ट्र में ऑपोजिशन में से अगर कोई एक प्लेयर लड़ रहा है तो वो उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं। लड़ाई उद्धव ठाकरे ने लड़ी है, महाराष्ट्र की लड़ाई लड़ी है। चलिए साहब, अब इंडिया गठबंधन की टैली भी आ गई। सर जरा इसकी जोड़ दीजिए, फिर मैं अब जरा एनडीए की बात करना शुरू करता हूं। कांग्रेस को 52 सीटें आप लोगों ने दी है, पूरा इंडिया ब्लॉक है वो भी हमने इसके अंदर जोड़ दिया है आपके लिए। अब बात बची एनडीए पार्टनर्स की। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कौन कौन सी पार्टियां हैं? जो नीतीश कुमार, आंध्रा में सबसे कितना सर? 76 इंडिया गठबंधन राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं। इसको 80 या 90 करना तो बता दीजिए सर, ये बहुत ज्यादा है। 76 भी ज्यादा लग रही है। तो कांग्रेस 52, इंडिया गठबंधन, बाकी पार्टियां 76। 52 और 76 कितने हो गए सर? 128। 128 140 मैक्सिमम। पूरा इंडिया गठबंधन का टेंट बिल्कुल समेत कांग्रेस 128। आपने कहा मैक्स आउट करेंगे तो 140। पिछली बार 142 था सर। पिछली बार 142 था। ऑलराइट, तो मतलब वही ट्रेंड आप ट्रैक आ रहा है। बिल्कुल इसको वही ट्रेंड जाएंगे। बिल्कुल देखिए, ये कम होगा। ये गणित जो है, ये गणित बैठाया गया आपके सामने, वही जो 2019 वाली हालत है वही बीजेपी की भी लगभग वही है, 303 प्लस। और आप जहां पर कांग्रेस थी 52, वो 52 की 52 आप मान रहे हैं, और बाकी पार्टियों को भी वहीं पर मान रहे हैं जहां पर थी 76। मतलब बड़ा सटीक, बिल्कुल खांचे में बैठता हुआ बिल्कुल ये गणित है, ये तो मानना पड़ेगा। अब जरा आपने, एक दर्शक ने कहा है आपने आप को छोड़ दिया। ओ यस यस यस, थैंक यू बोल दिए सर उनको मेरी तरफ से। थैंक यू लिख दीजिए। आप 2 बार बोला था, आपने लिखा। सॉरी, थैंक यू। आप आम आदमी पार्टी पंजाब, दिल्ली और गुजरात, हरियाणा, 4 स्टेट में 22 सीटें वो लड़ रहे हैं। 22 सीटें लड़ रहे हैं। पंजाब करिए ना, पंजाब करते करते मुझे लगता है पंजाब में 8 सीटें 8-9 सीटें रहेंगी। ये भी 9 से 10 बताइए सर। 7 सीटें 8 एवरेज पंजाब में आम आदमी पार्टी। ऑलराइट, गुजरात में कोई सीट, कोई जरूरत, कोई सीट नहीं। दिल्ली में कोई सीट, कुछ नहीं। दिल्ली में मैं मानता हूँ 1 सीट देनी चाहिए। एक भी नहीं। चलिए 1 मान लेते हैं, फिर भी 9 सीट हो गई। हरियाणा की सीट, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र हारेंगे। नहीं, मतलब ही नहीं, आप हार जाएंगे। आम आदमी पार्टी आगे 9 लिख दूं। ऑलराइट, 9 लिखा तो साहब आपका ये जो अगला फिगर था हमने रिवाइज कर दिया। 85 इंडिया गठबंधन हो गया। 9, 8, 17, 137 हो गया था। मैथमेटिक्स कमजोर हम कई बार एंकर को बोल चुके हैं,
बड़ा गुस्सा गए थे एक शो में एक ना नहीं सर, मैंने नहीं गलती करी। 137 लिखा है। 137 प्लस और 10 जोड़ दीजिए। 137 लिख दिया तो 137 टू 150। हाँ 137 टू 150 हो गया ना। चलिए 137 से 150 सीट सारी इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी को मिला करके आप लोग मान रहे हैं। तो बीजेपी 325, कांग्रेस 52 सीट, इंडिया गठबंधन की बाकी सारी पार्टियां मिला के 85 सीट। अब मुझे एनडीए के पार्टनर्स की लिस्ट दीजिए साहब, कहां से शुरू करना चाहिए? एक तो टीडीपी पार्टी, टीडीपी आंध्र प्रदेश में, राइट, बताइए सर। फिर नीतीश हैं जेडीयू, फिर तमिलनाडु में 3-4 पार्टियां, एकनाथ शिंदे है शिवसेना, तमिलनाडु में अदर्स, ओके 3-4 पार्टियां, एकनाथ शिंदे शिवसेना, ठीक है सर, ठीक है। अजित पवार की एनसीपी, शिवसेना, एनसीपी, एलजेपी है एलजेपी बिहार में है, माजी है, हम पार्टी है, निषाद है। अब ऐसे तो 34 पार्टियां हैं। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। अरे यूपी में दूसरी अनुप्रिया पटेल की पार्टी, वो क्या है, अपना दल है, अपना दल है, और यहाँ चिराग पासवान है। एलजेपी हो गया, एलजेपी हमने लिख लिया। और ये है क्या बोलते हैं, उसकी आरएसपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी, जयंत चौधरी, आरजेडी, सॉरी माफ कीजिएगा, आरएलडी। ऑलराइट, टीडीपी बताइए सर। टीडीपी बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। पवन कल्याण भी है वैसे साथ में, पवन कल्याण साथ में है, दोनों मिलाकर। वहाँ कितना दे रहे हैं इंडिया को आप? बीजेपी को हटाकर बताइएगा। आंध्र प्रदेश में 22 सर, एक और पार्टी जोड़ लीजिए, आजसू है झारखंड में, और आसाम में आजसू है, आसाम में ना, ऑल इंडिया आसाम। चलिए ठीक स्टूडेंट। ऑलराइट, टीडीपी आप मुझे आंध्रा में बीजेपी तो नहीं है ना गेम? बीजेपी कहीं गेम में नहीं है, बीजेपी लड़ तो रही है, 6 सीटें तो लड़ रही है। तो पवन कल्याण है, और मुझे लगता है 22 सीटें। मेरे को लगता है कि इस बार जो है 15 सीटें जो है वो टीडीपी अकेली लेगी। 25 सीटें हैं आंध्रा में, मुझे लगता है 22 सीटों तक जा सकती है, 18 से 22। 15 सीटें मैं आंध्र में उनको दे रहा हूँ, टीडीपी को 15 दे रहे हैं आप सर? मेरा तो 18 से 22 के बीच में। स्वीप है मतलब ये? मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू स्वीप कर रहे हैं आंध्र? मुझे लगता है लोकसभा में स्वीप करेंगे, स्वीप करेंगे। आप बताएं सर। मुझे नहीं लगता कि 10 से ज्यादा सीटें तेलुगु देशम पार्टी को आएगी। 15। उसका लाभार्थी वर्ग जो तैयार किया है जगन मोहन रेड्डी ने, 2.5 लाख करोड़ रुपया जो बांटा है, और हर महीने के 5,000 रुपए जो बांट रहे हैं, उसका एक बड़ा वर्ग उसके साथ जुड़ा हुआ है। तेलुगु देशम पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने का। उसका जो मुस्लिम वोट बैंक था वो पूरा एक तरफा जगन मोहन रेड्डी के पास जा रहा है, उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जिस तरीके से तेलुगु देशम पार्टी पिछले 5 साल में कमजोर हुई है, मुझे लगता नहीं कि वो इतनी ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में हो, कि उनके पास बहुत अच्छे उम्मीदवार नहीं। मैं ये बोल रहा हूं, बिल्कुल कमजोर नहीं हुई है वहां। मैं इससे सहमत पिछली बार भी 40% वोट था। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने, आपको ध्यान होगा कि जिस प्रकार से YSR रेड्डी के जगन मोहन रेड्डी ने घर घर पूरा अभियान चलाया था, जेल में भेजने से पहले चंद्रबाबू नायडू पूरे आंध्र प्रदेश का एक बार मत दिया है उन्होंने, और एक ग्राउंड लेवल पर बहुत बड़ी तैयारी थी उनकी। और यही कारण था कि देखिए, यदि ऐसा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं जाती चुनाव में। मैं आपसे फिर मेरे मन में है, जो सब जगह पूरे देश के अंदर मंगलसूत्र आप मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, चलाया गया। बंगाल में भी खुल करके चला, सीए आ जाएगा, वो आ जाएगा। यहाँ पर वो ईसाई वाला मामला आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं उठाती भाजपा? देखिए, वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब वो बाद में बात कर लेंगे। ये नाराज नहीं करना चाहते जगन? नहीं, वो बाद में बात कर लेंगे उस मुद्दे पर, अभी हम नहीं बोलना। मैं इस पे एक चीज बोल देता हूं, प्राइवेटली बताएंगे कुछ इसके बारे में? प्राइवेटली बता दूं। मैं इस पे एक चीज बोलना चाहता हूं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि YSR रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में क्रिश्चियनाइज करने की बहुत कोशिश किया है, महाअभियान चलाया है, और कायदे से भारतीय जनता पार्टी को उसके खिलाफ खुल करके आना चाहिए था। विश्व हिंदू परिषद बोला है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे संघ परिवार को जितनी ताकत के साथ YSR रेड्डी के खिलाफ बोलना चाहिए था, वो नहीं बोला गया है। एक बहुत बड़े साजिश के तहत YSR रेड्डी ने, आप देखेंगे जितना क्रिश्चियनाइज किया, आपको होटल में आप चले जाएं, वहां पर आपको बाइबल रखा हुआ मिल जाएगा। ये आप आंध्र प्रदेश का, ये कभी नहीं हुआ। हम लोग विदेश जाते हैं तो हम देखते हैं कि कमरे के बगल में जो साइड टेबल है उसमें बाइबल रखा हुआ मिलता है। एक भी चीज बोल दूं मेरी जानकारी में, एक होटल चेन है, मैं जो नाम नहीं याद आ रहा है, वो होटल चेन, मैं तो पहली बार ये चीज भोपाल में देखी थी। होटल का टेबल का ड्रॉर खोला, उसमें बाइबल रखी थी। तो वो एक इंटरनेशनल होटल चेन है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह पर वो ये काम करती है। सर ऐसा है, अब मुझे नहीं पता आप ये इन जनरल कह रहे हैं या नहीं, मैं इन जनरल में बात कर रहा हूं। जब भी बड़े होटल हैं, जैसे आप, ऐसा नहीं है,
आप बड़े होटल में भी आप जाएंगे जिसका इंटरनेशनल नेटवर्क भी है, इसके बावजूद भी आपको दिखाई देगा कि भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि बाइबिल वहां पर रखा हुआ मिलता है, नहीं रखा रहता है। आंध्रा में होता है। नहीं, आंध्रा में है ये, मैंने बाकी जगहों पे नहीं देखा है। मैं इंटरनेशनल चेन की होटल बॉम्बे में ही रुका हूं, लेकिन मैंने तो नहीं देखा कि वहां से अंदर से खोला तो वो बाइबिल निकला। लेकिन आंध्रा के अंदर जितना कन्वर्जन छोटे लेवल पर हुआ है, जितना कन्वर्जन, और एक कन्वर्जन का एक अद्भुत साजिश आपको दिखी, उसमें नाम में कोई बदलाव नहीं है। सुनील शर्मा है तो सुनील शर्मा ही रहेगा, सुनील रेड्डी है तो सुनील रेड्डी ही रहेगा, लेकिन वो क्रिश्चियन हो गया है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। देखिए सर, देखिए मैं तो इसमें ये बहुत बड़े लेवल पर आंध्रा में अंदर मैं YSR ऐड रेड्डी कर ने देता किया हूं। है। 2019 में अगर आप देखेंगे तो चंद्रबाबू नायडू के 40.19% था वोट शेयर, और वहां पे जो वाईएसआर का अगर वोट शेयर देखेंगे 49.89% था, और ये कंसिस्टेंट है। अगर 2014 में जाएंगे, उनकी जब 15 सीटें थी तब भी ऐसा ही था, और जब 2 सीटें हुई 2019 टीडीपी पे के मैंने आप 15 लिखा है मैंने टीडीपी। देखिए वहां पर है क्या कि कंटेस्ट जो है ना बाइपोलर है कि उसको पिछली बार नोटा से कम वोट मिले, उत्तरी इतना आधार खराब। तो आप खुद सोच लीजिए सर, क्या मैं इसमें 2 लाइन जोड़ देता हूं। आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 25 लोकसभा के और 175 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। जो वाईएसआर कांग्रेस 25 में से 22 सीटें जीत चुकी थी, 175 में से 152 सीटें जीत चुकी थी विधानसभा में। 5 साल के अंदर तेलुगु देशम पार्टी इतनी मजबूत वहां पर नहीं है कि वो अपने दम पर विधानसभा काफी बात कर लिया हमने आंध्र की। 15 सीट मैंने लिखी हुई है। बिहार जेडीयू 17 सीट लड़ रही है। बिल्कुल, बताइए, लड़ रहे हैं। बताइए कितनी? मुझे लगता है, मैंने कहा था कि आपको वो बहुत लूज करेंगे, तो 17 में से मैं मान सकता हूं कि आधी सीटें उनकी निकल जाएंगी। आधी सीटें निकल जाएंगी। 7-8 7-8 जेडीयू। क्या जेडीयू कितना सीट? मुझे लगता है आरजेडी को 6 दिया है, आपने याद रखिएगा। मुझे मालूम है, मुझे लगता है 8 सीटें के आसपास, 6 से 8 के बीच में रहेगा। राइट। आप पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है। जेडीयू को जितवाने की भूमिका प्रधानमंत्री मोदी निभा रहे हैं, और मोदी जी की जितनी रैलियां हो रही है, आप देखिए जेडीयू की सीटों पे विशेष फोकस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि बिहार में अगर हमारी सबसे कमजोर कड़ी है तो नीतीश कुमार है, और इसे ही मजबूत करना है। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी वो उस हर सीट पर जा रहे हैं जहां नीतीश कुमार का कैंडिडेट लड़ रहा है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा है। बिहार के अंदर नीतीश की जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, सिर्फ 3 सीटें नीतीश कुमार हारेंगे, बाकी सारे मोदी और अमित शाह के संगठन के दम पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है वहां पर। आप 14 सीट बोल रहे हैं। बिल्कुल। ये बोल रहे हैं मैक्सिमम 8 सीट। नहीं, 14, सिर्फ 2 या 3 सीटें हारेगी। 10 सीट लिख रहा हूं मैं, चलिए जेडीयू के आगे। बिहार के और जो एलजेपी है 5 सीटों पर लड़ रही है। एलजेपी 6 5 सीट सीटें लड़ रही है। 6 सीटें। हाँ ठीक, पिछली बार 6 की 6 कम जीत कर दी गई ना थी। सीट इस बार की, 6 की 6 जीत गई थी पिछली बार। 1 सीट ले ली। बताइए छह सर। में से। मुझे लगता है 5 सीटें। 5 आ जाएंगी। मुझे लगता है 4 सीटें आ 4 जाएंगी। सीट। मुझे लगता है वैशाली की जो सीट है जहां से वीणा देवी चुनाव लड़ रही है, वो सीट एक बात लोक वैशाली जनशक्ति की पार्टी हार सकती है, बाकी वो 4 लिख दी मैंने। चलिए फिर भी हम लड़ रही है हम और मांझी जीतेंगे गया से। 1 मांझी ओके। जीतेंगे चलिए गया से। ठीक है। उन्हीं की बाकी सीटें। बाकी मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए। ओके। निषाद के कैंडिडेट है जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं, तो वो भी जीतेंगे। लेकिन निषाद नहीं, लेकिन यूपी में। वो नहीं, डिफिकल्ट बिहार में भी एक है, बिहार में भी एक दिया हुआ वो है। लेकिन वो डिफिकल्ट सीट हो गया हाँ, है, वो छोड़ बिहार में देते भी हैं, एक चलिए दिया उसको क्योंकि छोड़ जो देते हैं। एक सिटिंग अपना दल अनुप्रिया पटेल की सीट, अनुप्रिया जीतेगी पटेल सर। यूपी में। मिर्जापुर, अनुप्रिया पटेल। रॉबर्ट्सगंज। अनुप्रिया पटेल एक मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज। एक सीट बस, अपनी सीट जीत ले बहुत है। 1 ठीक है। आरएलडी जयंत चौधरी 2 सीटें हैं, कितनी लड़ रही है? 2 सीटों पे। 2 लड़ रही है। 2 सीटों पे दो लड़ रही है। नहीं, उनके साथ एक और भी तो है ना, उनके साथ 2 ही सीटें लड़ रही सांगवान और 2 ही लड़ रहे हैं। दो ही सांगवान। दो ही दो सीटों पे चुनाव जीत जाएंगे लड़ रहे दोनों वेस्ट में। भारतीय जनता पार्टी के दम पे। है। उनका भारतीय वोट जनता बैंक पार्टी की जीतेगा। मुझे लगता है कि जीत जाना चाहिए। जीत जाना चाहिए। जीतेगी, Alright। जीतेंगे उत्तर प्रदेश में एक और हिलाई भी तो है उनके साथ, आरएलडी के साथ। नहीं सर, वो निषाद पार्टी एक है। निषाद है ना? वहाँ। निषाद पार्टी है एक वहाँ, अलग। यहाँ चलिए पे इस साहब साइड हो गया। Western UP एनसीपी शरद पवार, वो एनसीपी अजीत पवार 2 सीटों पे लड़ रहे हैं चुनाव सर। नहीं, लड़ ही 2 पे रहे, 4 लड़ रहे 4 पे लड़ रहे हैं। 4 पे लड़ 2 रहे हैं। सीटों पे फाइट में है वो। 2 पे फाइट में। 2 फाइट में 1 सीट जीतेंगे अगर एक जीते तो। मुझे तो लगता रायगढ़ है या बारामती से 1 सीट भी जीतेंगे सर नहीं वो। हाँ एक मुझे भी नहीं- नहीं। एक मुझे मानो नहीं 1 से लगता 2 है। सीटें जीत बारामती एक और लिख रायगढ़ देते में हैं, से 1 चलिए। सीट जीतेंगे। मुझे ठीक है, तो मैं नहीं मान लगता है सकता हूँ, कि जीत सकते हैं। पवार की पार्टी एक भी सीट जीतने जा रही है। एक नाथ शिंदे बीजेपी का सपोर्ट रहेगा ना। 15 सीटें लड़ रहे हैं। 15 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। 15 सीटों पे सीटें चुनाव दी लड़ उनको। रहे हैं। कितनी आ जाएंगी? मुझे लग रहा है 7 सीटें जीतेंगे वो। मानता हूँ कि 7 सीटों से ज्यादा, 6 से 7 रहा था। मैं यही 6, 5, 6 6। चलिए साहब, तमिलनाडु में बीजेपी के एलाइज को मुझे नहीं लगता कि काउंट अभी फिलहाल कर लेना चाहिए।
क्योंकि आप तमिलनाडु हाँ, में देखिए अलग-अलग तमिलनाडु तरह में से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पार्टी एक सीट जीतेगी बीजेपी महागठबंधन देखिए में, सर। तमिलनाडु में जीतेगी एलायंस तमिलनाडु के साथ आजसू का ही बता दीजिएगा। भारतीय हाँ, जनता वो पार्टी जीतेगी, झारखंड आजसू। आसाम में जीतेगी और झारखंड में एक आजसू सीट झारखंड वाली। झारखंड वाली एक सीट जीतेगी, पिछली बार भी जीती थी वो देखिए गठबंधन के अंदर। तमिलनाडु में ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा होने जा रहा है। गिरिडीह की सीट है, वो तमिलनाडु में गिरिडीह की भारतीय सीट जीतेगी। जनता नहीं, पार्टी एनडीए दो का सीटें टोटल जीत कर दीजिए सकती साहब जरा। है। अब आपको एक कोयम्बटूर की सीट, 2 सीटें वहां से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु से जीत सकती है। 41 सीट से सर 41, एनडीए 41, बीजेपी आप लोगों ने दिया था 325, 366, 366 सीटें एनडीए। 400 का टारगेट प्रधानमंत्री ने दिया है, हमारे हिसाब से 370 के आसपास एनडीए को जाकर के ठहरना चाहिए। 325 भाजपा, 370 के करीब एनडीए। ये तब स्थिति इसमें अपन ने है। एक चीज छोड़ दी है सर, पूर्वोत्तर के जो राज्य है, जो पूर्वोत्तर के छोटे जो पार्टियां है, मतलब नॉर्थ ईस्ट की, ठीक कह रहे हैं। वहां की 7-8 सीटें आप जोड़िए जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ गठबंधन जोड़ में ली है थी ना वहाँ जब पहले एक किया था वो नहीं, जब वो- ये तब है जब भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक बहुत खराब करेगी, जिसका आपने 10 सीटें, मुझे सर नहीं एक लगता है जेडीएस कि जोड़ 10 लीजिए सीटें- देवगुड़ा का कितना? जेडीएस एक सीट, एक सीट। मैंने कहा राउंड ऑफ हो गया ना, और तब हाँ, 366 से 300 और 360 हम से मान 370 करके चल रहे हैं कि महाराष्ट्र बीजेपी खराब करेगी, बिहार बीजेपी खराब करेगी, ये हम मान करके चल रहे हैं। बीजे नहीं एनडीए खराब सॉरी, एनडीए खराब करेगी, बीजेपी नहीं, एनडीए खराब करेगी। और महाराष्ट्र बिल्कुल। में भी एनडीए खराब करेगी। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी तो वहां 25 सीट ही लड़ रही है ना, तो 25 सीटें ही 23 लड़ सीटें रही वो हैं। आराम से जीत सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई वहां बहुत बड़ा लॉस नहीं है। जो पिछली बार था, भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा मोटा मोटी वही रहने वाला है वहां पे। राइट सर, चलिए ठीक है दोस्तों, ये असेसमेंट रियल टाइम आपके सामने हम लोगों ने किया है सारी चर्चा के साथ साथ। बीजेपी 325 पर पहुंचती दिखाई देती है हम लोगों को, मैक्सिमम 300-325 के बीच में कहीं भी। कांग्रेस पार्टी मैक्सिमम 52-55 ही यहां पर हालांकि कहा है 54-55 सीट हो जाएगी तो उनको मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिल जाएगा, जो 2 बार से नहीं मिल रहा है। 54 हो जाएगी 54 पे, लेकिन 54 आप लोगों के हिसाब से नहीं हो रहा है। राहुल जी को लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, कुछ मुझे लगता है थोड़ा सा पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी यही है, बड़ा डामाडोल है उनका मामला। 50 के दायरे में ही है, मतलब जो भी है। एनडीए के बाकी अलाइंस पार्टनर्स को जोड़ दें तो वो 85 पर आते हैं, सारे लोग मिलकर सपा, आरजेडी, टीएमसी, लेफ्ट, सब। डीएमके बड़ा इसमें है, डीएमके भी है इसके अंदर, इन सबको जोड़ने के, और डीएमके सबसे बड़ा पार्टनर हो जाएगा इस बार बीजेपी के अलावा। आप लोगों के हिसाब से नहीं तो पिछली बार भी था। सबसे बड़ी पार्टी पिछली बार कांग्रेस के बाद डीएमके, उसके बाद तमिल टीएमसी थी। हाँ, तो टीएमके इस बार भी है। मुझे लगता है वही पैटर्न अभी भी फॉलो होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और टीएमसी और टीडीपी के आसपास बराबर सीटें शायद उनके आ जाए। टीडीपी जो है वो बहुत अच्छा करने जा रही है, लोकसभा में भी और विधानसभा में। मैं भी एग्री करता हूं। विधानसभा में टीडीपी सरकार बनाने जा रही है। जो आंकड़े अभी तक आए हैं, इनफॉर्मल तरीके से मैं बोल रहा हूं, एग्जिट पोल के आंकड़े जिन लोगों ने निकाले हैं बातचीत से, मुझे लगता है टीडीपी सरकार बनाने जा रही है। इसमें मैं एग्री करता हूं कि वहां आंध्र में टीडीपी इस बार बहुत अच्छा करेगी। सर, आप मुझे जरा वो प्लेयर्स बताइए जो किसी टेंट में नहीं है। बीजेडी, बीजू जनता दल उड़ीसा में, बीआरएस, बीएसपी, हाँ बीआरएस है अभी, और वाईएसआर कांग्रेस है ना, वाईएसआरसीपी। हाँ नहीं, उसके अलावा आपकी जो केरल में लेफ्ट है पूरा, और कर लिया उसमें, वो तो इसमें वो इंडिया गठबंधन में आ गया ना। वो तो करता है, वो तो बाद में है ना, अभी तो नहीं है। नहीं, काउंट तो आप उसमें ही करेंगे ना। करेंगे तो उसको इंडिया गठबंधन में ही आगे वहां पे हमने कर लिया, उसमें पूरा हो जाएगा ना। तो वो 20 हम मान के चल रहे हैं ना, 20 उसी को आपने दी हुई है। ठीक है। बीजेडी उड़ीसा में प्रधानमंत्री, अगर वो हमारे पास स्टेटमेंट है तो प्लीज लगाइए स्टेटमेंट। उड़ीसा को लेकर प्रधानमंत्री का दावा, और ये दूसरी बार हुआ है इसी चुनाव में, 2 बार। अकाली दल भी नहीं है। 4 जून को बिहार उड़ीसा की बीजेडी सरकार गई, उसकी एक्सपायरी डेट है 4 जून, नरेंद्र मोदी ने कहा, और कहा 10 जून को भाजपा की सरकार बन जाएगी, भाजपा का मुख्यमंत्री 10 जून को शपथ ले लेगा, मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं, ये उन्होंने उड़ीसा में कहा। और फिर दोबारा उन्होंने इस बात को अब रिपीट किया। सुनवा दीजिए नरेंद्र मोदी उड़ीसा पर जो बोल रहे हैं। अकाली दल जोड़ लीजिए सर। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं, और लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए। अब सवाल ये है कि मैं मेरे संबंधों को संभालूं कि उड़ीसा के भाग्य की चिंता करूं। तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उड़ीसा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपा दूंगा। उसके लिए मेरे संबंधों को मुझे अगर बलि चढ़ाना पड़ेगा तो मैं उड़ीसा की भलाई के लिए बलि चढ़ाऊंगा।
और चुनाव के बाद मैं कन्विंस करूंगा हर एक को कि भाई मुझे किसी की दुश्मनी नहीं है, लेकिन 25 साल से उड़ीसा में प्रगति नहीं हो और सबसे बड़ी चिंता ऐसी है कि कुछ एक ऐसी टोली है जिसने पूरे उड़ीसा की व्यवस्था को कब्जा कर लिया है। ऐसा लगता है पूरी व्यवस्था को बंधक बना दिया है, और जब इतना बंधक बना दिया है तो बहुत स्वाभाविक है कि उड़ीसा अगर उस बंधनों से बाहर आएगा तो उड़ीसा खिलेगा। उड़ीसा की अस्मिता का सवाल है। इतने प्राकृतिक संसाधन है उड़ीसा के पास, एक समृद्ध राज्य के गरीब लोग देख करके दुख होता है। हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों में उड़ीसा है, इतनी प्राकृतिक संपदा है, और हिंदुस्तान के गरीब लोगों के राज्य में भी उड़ीसा है। तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, और इसलिए उड़ीसा के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, उड़ीसा को उसकी अस्मिता मिलनी चाहिए। उड़ीसा का भाग्य बदलने वाला है, सरकार बदल रही है। मैंने कहा है कि उड़ीसा की वर्तमान सरकार की एक्सपायरी डेट 4 जून है, और 10 जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा। देखिए, प्रधानमंत्री की एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि पूछा गया होगा कि आपके तो नवीन पटनायक दोस्त हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री, और वो हैं। नवीन पटनायक मोदी जी की सार्वजनिक मंच से तारीफ कर चुके हैं कि ही इज अ वेरी वेल परफॉर्मिंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा मैं अपने रिश्ते देखूं या उड़ीसा की हालत देखूं, तो मुझे उड़ीसा की हालत पहले देखनी है, और मैं कह रहा हूं आपको हमारी सरकार बन रही है। देखिए जी, रिश्ते देखूं या गवर्नेंस देखूं और अपने पार्टी की राजनीति देखूं। सही बात है, ये तीनों बातें हैं। और ये भी कहा मैं उसके बाद में कन्विंस कर लूंगा, चुनाव के बाद में कन्विंस कर लूंगा कि मेरा किसी से पैर नहीं है। मैं इसीलिए मैं बोलता हूं, ये मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपरोक्ष है ना, प्रत्यक्ष तो ये सब एलाइज हैं, अपरोक्ष एलाइज भी हैं अभी इसी चुनाव में, और वो अभी 363 के प्लस उसमें 25 और जोड़ लीजिए। इसीलिए मैं बाकी गिनती कर रहा हूँ ना, 400 पार जो कह रहे हैं एनडीए, अभी हम लोग 370 पे पहुंचे हैं। इसमें ये आपने ठीक कहा, बाकी गिनती इसमें बहुत सारे लोग हैं जो वहीं जाएंगे बाद में, वहीं जाना है। बीजेडी क्या हो रहा है उड़ीसा में? मैं ये मान रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन उड़ीसा का अगर आप देखें कि उसकी ग्रोथ कैसी है, आप ये देखें कि उसकी इकोनॉमी कैसी है, उड़ीसा की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। 8.3% ग्रोथ रेट है उसका, और विभिन्न पैमानों पर उड़ीसा ने बहुत अच्छा किया। चुनाव में तो सर यही कहा जाता है इन्होंने बर्बाद कर दिया 25 साल से। अच्छा, जो फटीग वाली बात है वहां नहीं फटीग की बात होती नहीं, तो उड़ीसा में देखिए अभी बात जो दूसरी बात आया है, उड़ीसा में बीजेपी की तरफ से दूसरी बात हुई थी कि नवीन पटनायक जो हैं अब काम नहीं कर पा रहे हैं, नवीन पटनायक की सेहत ठीक नहीं है। नवीन पटनायक, उसके बाद पांडियन के ऊपर आरोप लगा था कि ये तो तमिलनाडु से है। पांडियन इंटरव्यू दे रहे हैं वहां पर बजाय कि नवीन पटनायक की। नहीं, नवीन पटनायक भी दे रहे हैं। बहुत अच्छा पांडियन सर फेस पांडियन बन गए। बिल्कुल बात है, और ये भी बात सही है कि पांडियन सबसे क्लोज व्यक्ति है नवीन पटनायक। चलिए सर जल्दी से बीजेडी सीटें बीजेडी की सीट आपने 21 सीटें हैं, एक सीट दी है कांग्रेस को, वहां पर मात्र कांग्रेस को आपने उड़ीसा में एक सीट दी है। मैं बीजेपी का वाला पन्ना मेरे पास नहीं है, आप लोगों ने जो दिया था अलग, क्योंकि हमने वैसे भी वो फेज वाइज किया था। मैं बीजेडी को 10 सीटें देता हूं। 10 वो आपको 10। देखिए, मुझे लग रहा है कि बीजेडी वहाँ बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। देखिए, जिस वहाँ पे विधानसभा भी चुनाव साथ में हो रहे हैं, उसकी बात पहले लोकसभा। मुझे लग रहा है लोकसभा में अंदर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर 13 सीटें जीतेगी। 13 भाजपा जीत रही है, तो 7 आप कह रहे हैं बीजेडी। ठीक है, 7 10 मुझे लगता है 13 भारतीय जनता पार्टी, तो 13 से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो 7 आप कह रहे हैं? बिल्कुल। तो इन्होंने ठीक है, चलिए साहब 8 एवरेज 8। ये भी बता दीजिए, क्या वाकई उड़ीसा की सरकार बदल रही है विधानसभा की? मुझे नहीं बदलती। मुझे नहीं लग रहा। तो जादू है फिर तो ये नवीन पटनायक का साहब 25 साल सरकार। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये कंटेस्ट बहुत क्लोज रहेगा। जब से बनी है तब से सत्ता के अंदर है, कभी नहीं हारी चुनाव। नहीं, लेकिन मैं सत्ता पार्टी बनी है, लेकिन तब से लेके आज तक सत्ता में नवीन पटनायक कोई, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कोई आरोप नवीन पटनायक नहीं, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है सर, क्लोज कंटेस्ट होगा, ये बहुत क्लोज कंटेस्ट होगा, और आप भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे कि ये हो सकता है कि क्लोज टू मेकिंग गवर्नमेंट हो सकता है। मैंने इतना आसान नहीं है कि जैसे पहले आप देखते थे कि
एक तरफा चुनाव चला जा रहा है और लैंडस्लाइड एक मार्जिन लेकिन चला जा जीतेंगे रहा नवीन है। पटनायक। लेकिन मुझे अभी लगता है कि एज उनका है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को रूल आउट नहीं कर सकते हैं सरकार बनाने से। भारतीय राजनीति के ऐसे अकेले व्यक्ति नवीन पटनायक जो 51 साल तक राजनीति में नहीं थे सर एज की, 51 ईयर्स तक पॉलिटिक्स में थे नहीं वो, उसके बाद राजनीति में आते और 24 साल लगातार मुख्यमंत्री रहते हैं। भारतीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल गजब गजब निकल गजब। रहा है। बीआरएस हम वहाँ का देखिए, तेलंगाना में सब लोग ये मान रहे हैं कि इस बार कॉन्टेस्ट जो है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस है। वहां पर बीआरएस जो 2 बार सत्ता में रही, वो बीआरएस को सब लोग बिल्कुल मान रहे हैं वो चुनाव में इस बार है ही नहीं। लेकिन ऐसा है क्या? बीआरएस नहीं, बीआरएस पूरी तो साफ हो चुकी है सर। अगर एक सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 1-2 से अब बीआरएस की स्थिति नहीं है। सारे सांसद चले गए जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में चले गए। ठीक है, तो आप बीआरएस को नहीं मानते? एक आध सीट जीत गए तो बहुत बड़ी बात होगी, बाकी बीआरएस को मैं कहीं नहीं मान रहा दौड़। देखिए, जो बहुत ज्यादा फायदा होगा तेलंगाना में वो कांग्रेस को होगा। वो तो ठीक है, आपने बता दिया। बड़ा साफ है कि बीआरएस जो है वो वहां से वाइप आउट है। वाइप आउट बीआरएस इन तेलंगाना। रागी साहब, मुझे लगता है कि बीआरएस को ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली वाइप आउट है, 1 या 2 सीटें हो उसको। चलिए मैं एक सीट फिर भी ले लेता हूं। रूल आउट नहीं कर सकते। बसपा रह गया साहब यूपी में, मायावती। अच्छा, मायावती जी से एक बात याद है, आज मैंने एक ओपिनियन आर्टिकल में पढ़ रहा था, सीट काट देंगे। उसमें उन्होंने ये बात कही कि मैंने शुरुआत में कहा था अपने ओपनिंग पीस में कि अब इस चुनाव में मोदी से फटीग हो गया, ऐसा कुछ लोग मान रहे हैं। तो हो जाता भाई 10 साल से एक ही चेहरे को देखते देखते। उन्होंने उसको आर्टिकुलेट दूसरे तरीके से किया कि जो नॉर्थ की बेल्ट है, हिंदी बेल्ट जो है, जिसको पहले काउ बेल्ट भी कहते थे, उस बेल्ट में सबसे ज़्यादा वोट पड़ता मोदी। और वहाँ मोदी के अलावा दूसरा फैक्टर है हिंदुत्व, राम मंदिर, गौरक्षा, सारी चीज़ें। क्या हिंदुत्व से भी फटीग हो गया है यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, इन प्रदेशों के अंदर? भाई बहुत हिंदुत्व या हिंदू मुसलमान बहुत हो गया। देखिए, दो तीन राज्य आप ये फटीग तो नहीं कह सकते, पर 2-3 राज्य ऐसे हैं जैसे कि बिहार है। मैं उससे उल्टा एक चीज नैरेटिव बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं उसके बाद मैं कहूँगा। जैसे बिहार है या महाराष्ट्र है, वहां पे आपको राम मंदिर का इशू इतना दिखता नहीं। तो बिहार में जैसे रोजी रोटी ये वो, मतलब मैंने इसीलिए मैंने नॉर्थ की बात की है। नॉर्थ की बात में ये इशू वहां नहीं दिखता, लेकिन इशू सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश दिखता है, उत्तर प्रदेश दिखता है, उत्तराखंड दिखता है, हिमाचल दिखता है, यहाँ दिखता है। पंजाब में नहीं दिखता है। पंजाब में पहले भी नहीं था। हाँ, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग कहानी वहाँ पे। हिंदुत्व जिंदा है। मुझे लगता है कि हिंदुत्व जिंदा ही नहीं, हिंदुत्व पहले से ज्यादा प्रखर है। और सच पूछिए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का कंप्लेन ही एक ही है। एक जो वर्ग है, मैं तो ऐसा नहीं मान रहा कि सभी ऐसा है, लेकिन एक वर्ग का ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी काशी, मथुरा, धार से पांव क्यों पीछे खींच रही है। एक दूसरी बात, जो वक्फ बोर्ड कानून है, जो एक महाबाहियात कानून लाया गया था 1996 में, और उसके बाद 2000 में जब ये मनमोहन सिंह की सरकार आई तो उसको और स्ट्रेंथन कर दिया। वक्फ बोर्ड के कानून को क्यों नहीं बदला जा रहा है? आज आपने देखा होगा कि इसे काशी के मामले पे, मथुरा के मामले पे मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि ये वक्फ की संपत्ति का निपटारा जो है वो वक्फ न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल के सहारे ही हो सकता है। वो कोर्ट तक भी देखिए, वो कह रहे हैं कि पहली बार में आप कोर्ट में नहीं जाइए, आप यहीं ट्रिब्यूनल में आइए। तो ये एक ऐसा मुद्दा है। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा, वो भी हिंदुत्व से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सारे मुद्दे, कन्वर्जन का मुद्दा, बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर करने का मुद्दा, मुझे लगता है कि देश का बहुत बड़ा एक हिंदू वर्ग है जो मानता है कि नरेंद्र मोदी ही ये काम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आज मुझे एक बिल्कुल सोच से बिल्कुल एंटी मोदी एक सज्जन थे, उनका मुझे फॉरवर्डेड मैसेज मुझे पढ़ाया गया आज। उसमें उन्होंने एक बात स्वीकार की कि नरेंद्र मोदी, जो लोग उनके मानने वाले हैं, हिंदू समाज के लिए अच्छे ही नहीं अनिवार्य है। बिल्कुल, ये तो बात ये लोग मानते हैं। बिल्कुल है। हिंदुओं के लिए इनका रहना अनिवार्य है। मैं कह रहा हूं इस लेकिन उनका कहना था नरेंद्र मोदी को इंसान रहने दीजिए, नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिशियन है, उनको एक पॉलिटिशियन की तरह ट्रीट कीजिए, नरेंद्र मोदी को महामानव या अवतार मत बनाइए। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं, महामानव या अवतार तो किसको ही नहीं बना रहा है, लेकिन महामानव आदमी बनता है अपनी कृतियों से बनता है। हमारी पीढ़ी के लोग या जो गुजर गए, मेरे पिता गुजर गए, मेरे दादा गुजर गए, किसी ने नहीं सोचा होगा कि राम मंदिर बन जाएगा। नरेंद्र मोदी ने वो चीजें किया है
जिस पर हाथ डालने से पहले भारत का राजनीतिक वर्ग जो है 100 बार सोचता था, उससे हाथ कांपते थे। ऐसे ऐसे साहसिक निर्णय, ट्रिपल तलाक का मुद्दा आप सोच लीजिए, ये बिड़नी के छत्ते में हाथ डालने वाली चीज थी। आप क्या समझ रहे हैं, किसी की हैसियत थी इस देश में जो उसमें हाथ डाल देता? क्या आप समझते हैं किसी की हैसियत थी जो 370 को खत्म कर देने की कोई सोच भी सकता था? राम मंदिर के मुद्दे पर जिस प्रकार से, राम मंदिर तो छोड़ दीजिए जी, उस पर तो मैं मान लेता हूं कोर्ट में, लेकिन 370 तो उनका पूरा अपना एग्जीक्यूटिव डिसीजन था। ट्रिपल तलाक का मामला अपना मामला था। अरे चलिए सर, ठीक। ऐसी All right, चीजें all right, मुझे ठीक। नहीं लगता है कि ये तो भारत की हिंदुत्व का राजनीति मुद्दा में है, चल रहा है, बढ़ रहा है। अबे भाई 1 मिनट रह गया, प्लीज सब प्लीज। सर कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी फील्ड में जब करता तो महापुरुष बन जाता। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहना चाहता। बहुत बेहतर चलिए, ठीक है। तो राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी कर मुझे सर आज सारी सीटों का टोटल देना था। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं सर, समय नहीं है। सिर्फ 4 आर इस समय चल रहे, राम, राशन, रिलीजन और रिजर्वेशन। इस 4 आर के ऊपर पूरा देश का चुनाव हो रहा है आज की तारीख में सर। ठीक है सर, ओके। राम, राशन, रिजर्वेशन। मुझे बीएसपी कोई सीट जीत रही है बताइए जल्दी से सर। मुझे लगता है बीएसपी एक भी सीट नहीं जीती। एक भी नहीं जीत रही, बताइए सर। मुझे भी नहीं लगती, दूसरों को हरा जरूर रही। ऑलराइट, वाईएसआर कांग्रेस जल्दी से सर। लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस, मुझे लग रहा है लोकसभा में 25 में से 15 सीटें जीतेगी वाईएसआर कांग्रेस। चलिए सर बताइए सर। आप लोगों ने अभी, वो तो हम आंध्रा का हम देख लेते हैं ना। आंध्र प्रदेश में आप लोगों ने कांग्रेस को 1 सीट दी हुई है। एनडीए का मैं लिख लेता हूं, एनडीए में आपने टीडीपी को 15 दिया हुआ है ना, आपने टीडीपी को 15 दिया हुआ है। तो बाकी सीटें उधर ही हैं। 10 सीट पवन कल्याण की पार्टी को, अकाली दल, मुझे 1 मिनट लगेगा। और अकाली दल कोई सीट जीत रहा है? अकाली दल एक सीट। एमआईएम ओवैसी अपनी सीट निकाल लेंगे, एक सीट। ठीक है सर, 8, 9, 19, 21 सीट। 21 सीट नॉन अलाइंड पार्टीज 325, बीजेपी, एनडीए 366, कांग्रेस 52 और 150 सीटें कुल मिलाकर के ओवरऑल आपको हमने आपको बताया था इंडिया गठबंधन ओवरऑल जीत सकता है। मैं आपके सामने टोटल कर रहा हूं कि हमारी गिनती कहीं गलत नहीं होनी चाहिए। 537 सीटें। ये देखिए साहब, ये सब कहते हैं अनुभव हमारे एक्सपर्ट्स का। कोई यहां पर कोई लिस्ट लेकर नहीं बैठा, इनके हाथों में तो कागज भी नहीं है, मेरे ही पास सारे कागज हैं। सारी सीट जोड़ लिया, सब जोड़ लिया। मुझे डर ये लग रहा था इतनी गिनती हम कर रहे हैं कि 600 सीट ना बता दें जब मैं टोटल करूं। 537 सीट का रिजल्ट इन्होंने आउट कर दिया है। आप जोड़ लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जोड़ लीजिए, 543 बन जाएगा। छोटे छोटे बहुत बड़े सर, बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बधाई। ये देखिए, ये काम भी एक अनुभवी व्यक्ति कर सकता है। बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं हम लोग 1 बजे कहानी कुर्सी में। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, रागी जी।